Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to take up a new topic for the essay, and that is India's $5 trillion economy, dream or reality. Okay, so ये जो टॉपिक है कि इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, ओके, जो एम्बिशियस टारगेट है, एंड क्या ये ड्रीम है या फिर ये रियलिटी में तब्दील हो सकता है. ओके, बिकॉज देयर इज अ टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट दैट बाय द ईयर 2024 they are planning to achieve to become a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. ओके, सो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि हाँ, इंडिया का स्टांस क्या है, इंडिया क्या क्या कर रहा है. ओके, और जो डेटा है वो क्या सजेस्ट करते हैं, क्या इंडिया बन पाएगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या नहीं बन पाएगा. अगर बन पाएगा तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आज के सेशन में देखेंगे. ओके, so let's begin with the today's session. Okay, so India's stance at international level stands focused on becoming mammoth by entering the $5 trillion economy club by the year 2024. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, that by the year 2024 they are planning to become a $5 trillion economy. Okay, this is an ambitious target has been taken by the incumbent government trying to change the outlook of our country as the growth engine of the world. Okay, तो देखिए ये क्यों बोला जा रहा है कि ये ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश कर रहा है या बनना चाह रहा है, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. ओके, और इंडिया के पास अभी जो हमारा जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ओके, सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिवाइविंग द इकोनॉमी. ओके, एंड दे आर ट्राइंग टू बी इन द पीयर्स. ओके, so that is why this is a ambitious target. Okay, and of course हमारे इंडिया का आउटलुक जो है वो विश्व पटल पे बदल रहा है धीरे धीरे. ओके, और इंडिया को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एज अ ग्रोथ इंजन, ओके, of the world. Okay, so it is said that India took 55 years to reach the first trillion economy mark and then grew rapidly at reached 2.7 trillion in the last 5 years. Okay, तो ये बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमने जब बने थे, ठीक है, तो इसको बनने में हमें कितने साल लगे हैं, 55 साल लगे हैं. ओके, और फिर हमने देखा कि एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ हुआ और लास्ट 5 इयर्स में क्या देखा गया कि इंडिया जो है वो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया. ओके, और आगे क्या बताया जा रहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट इवन दो द टारगेट लुक्स एम्बिशियस इट इज रियलिस्टिक एंड अचीवेबल considering notable successes in all domains of the governance in the last 5 years. Okay, तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका क्या कहना है कि भले ही ये देखने में हमें लग रहा है कि एम्बिशियस है, ठीक है, मगर ये रियलिस्टिक और ये अप्रोचेबल है. मतलब इसको आप अप्रोचेबल बोल रहा हूँ, सॉरी, इट इज अचीवेबल. ओके, और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारा जो अभी जो 2014 के बाद जो नई सरकार आई है, ओके, तो उसका फोकस है कि इंडिया को किस तरीके से उसका ग्रोथ को स्पीड अप किया जाए. ओके, कितने जल्दी जो है इंडिया का स्टांस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए. ओके, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से हमें लगता है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं. ओके, विद इन दिस 5 to 10 years. ओके, जिसमें हमें लगता है कि हाँ, इंडिया एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकता है. ओके, तो इसमें यही बताया जा रहा है. ओके, एंड दैट इज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हूम, बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ओके, he further added that GDP growth of 8% per annum would be the key driver in reaching the $5 trillion economy by 2024. Okay, तो इनका ये भी कहना है कि अगर हमारा जो इकोनॉमी है अगर वो 8% पर एनम ग्रोथ के रेट से हर साल बढ़े, ठीक है, तो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करना बाय 2024 दैट इज अचीवेबल. ओके, सो लेट्स सी आगे क्या बात हो रहा है. ओके, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम देखते हैं कि जो डेटा है वो क्या सजेस्ट करता है. ये डेटा को देख के हमें क्या समझ में आता है कि क्या इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है फ्यूचर में या नहीं बन सकता है बाय 2024. ओके, तो इस पैरा में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे. ओके, सो इसमें क्या बताया हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी कास्ट्स अ शैडो ऑन द गवर्नमेंट्स टारगेट. ओके, तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि अभी के टाइम में ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है. ओके, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सारे देश विदेश सब में चल रहा है. ठीक है, और इसका रिसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कहाँ, एक श्रीलंका में देखने को मिलता है और एक हमें पाकिस्तान को देखने को मिलता है. ठीक है, तो श्रीलंका में तो ऑलरेडी क्राइसिस आ चुका है. ठीक है, एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग
इन अ डेप्ट ट्रैप। ओके, तो ये जो है आपका जो अभी जो प्रेजेंट 2 साल के अंदर जो भी जो चीजें हुई हैं, इससे क्या है, जैसे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो क्या है, कोरोना, जिसकी वजह से सारा अर्थव्यवस्था ठप हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे विश्व में, सारे देश में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस यही बताया जा रहा है कि ये जो अभी जो जो स्लो डाउन चल रहा है, तो ये एक गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसके ऊपर एक क्या है, एक इट कास्ट्स अ शैडो ऑन द गवर्नमेंट्स टारगेट। ओके, मतलब कि जो गवर्नमेंट टारगेट अचीव करना चाह रहा है उसको क्या है, उसको देखा जा रहा है कि शायद ये नहीं हो पाए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, वेयर एज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द 2018-2019 ऑफ द DPIIT states that India has received highest ever FDI inflow of $64.37 billion during the fiscal ended March 2019 and FDI worth $286 billion over the past 5 years। ओके, तो देखिए जो डेटा हमें बता रहा है वो तो कुछ और बता रहा है, क्योंकि बाकी देशों में तो ये तो देखने सुनने को मिल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, मगर जब एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई इनफ्लो की बात करते हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है कि 2019 मार्च 2019 तक क्या कितना एफडीआई आया है, $64.37 बिलियन का एफडीआई आया है। ठीक है, एंड अगर 5 साल की बात करें तो हमें क्या है, तो टोटल कितना है, $286 बिलियन का एफडीआई आया है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इंडिया के लिए ये जो है ये होपलेस सिचुएशन है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ओके, बिकॉज इंडिया ने इन 2-3 सालों में भी अच्छा ही परफॉर्म किया अगर हम एफडीआई के रिकॉर्ड को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टर्म्ड दिस टारगेट एज एम्बिशियस बट अचीवेबल विथ रिफॉर्म्स एंड हायर ग्रोथ रेट। ओके, देखिए हायर ग्रोथ रेट का तो हमने बात कर लिया है। ठीक है, कि अभी अगर 8% पर एनम के ग्रोथ रेट से बढ़ेगा तो ये अचीवेबल है। ठीक है, बट सिर्फ 8% ग्रोथ रेट से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें कुछ आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आपको साथ ही साथ लाने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके तभी जाके ये जो टारगेट है ये अचीव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडिया कैन अचीव अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इवन इफ वी टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4%। ठीक है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें इन्फ्लेशन रेट को कहाँ रखना पड़ेगा, समवॉट अराउंड 4%। ओके, और अभी के टाइम में जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और जितने भी आपका जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड के जो चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट अभी ऊपर भागा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप आपको लेना पड़ेगा वो क्या है कि आपको इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा। ओके, एट व्हाट, एट 4%। ओके, एंड +2 -2 तो ये हमेशा रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन ₹100 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर 5 ईयर्स। ओके, तो जैसे कि बजट में भी ये आपका बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा खर्च करने वाला है गवर्नमेंट, 100 लाख करोड़। ओके, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर 5 ईयर्स। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है ना। और आगे क्या बताया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्रोड्यूसेस अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनहेंसेस जीडीपी ग्रोथ बाय 1%। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है या हमारी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दूसरे की बात क्यों करें, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग ज्यादा करती है, जैसे कि बताया जा रहा है कि 100 लाख करोड़ 5 इयर्स में स्पेंड होना है। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होता है तो क्या वो किस तरीके से काम करता है, एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका 6% ग्रोथ है तो उसमें आपका 1% और ग्रोथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग से भी आपका जीडीपी ग्रोथ में आपका बढ़ोतरी होना निश्चित है, वो यही बताना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर बेटर रिजल्ट्स इंडिया नीड टू स्पेंड 20 लाख करोड़ ईच ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि क्या है कि 100 लाख करोड़ आपको स्पेंड करना है विद इन 5 ईयर्स, मगर वो कितने कितने करना है ये तो मेंशन नहीं है कि आप 1 साल में कितना करोगे, 2 साल में कितना करोगे, बट बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करने से अच्छा रिजल्ट इंडिया को मिले, तो आपको पर ईयर कितना करना पड़ेगा, 20 लाख करोड़ एवरी ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो ये आपका डेटा सजेस्ट करता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलता है। ओके, तब हम देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। Okay, the government focus on development programs and upliftment of poor coupled with various economic reforms like the GST, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and others will result in the INR $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, तो देखिए अभी तो हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या चीज का बात किया है कि जो डेटा जो है वो क्या सजेस्ट करता है, क्या हमारा इंडिया जो है क्या वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो डेटा से बैकअप किया हुआ है, बताया हुआ है कि हाँ ये डेटा है और हमें लगता है कि चांसेस जो है वो अच्छे हैं कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2024। ओके, बट अभी जो है इस पैराग्राफ में हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमने बात किया क्या था
कि आपको तो एक तो आपको ग्रोथ रेट तो आपको 8% मेंटेन करना है, मगर उसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कुछ अपने पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो स्ट्रक्चरल और पॉलिसी चेंजेस क्या क्या है वो इसी पैराग्राफ में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा बताया गया है कि द गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स and upliftment of poor coupled with various economic reforms like the GST, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and others will result in the INR $5 trillion economy. Okay, तो क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे ध्यान देना फोकस करना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या है, आपको पुअर के अपलिफ्टमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, एंड जैसे कि जीएसटी लाया गया है तो इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, बिकॉज क्या है कि टैक्स इवेशन की चीजें बहुत पहले होती थी, और जीएसटी आने के बाद ये जो टैक्स इवेशन वाली चीजें हैं वो ना के बराबर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बहुत सारे जो आपको जो कंपनीज है वो क्या करते हैं, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके और वो निकल जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हैं और बहुत सारे वैसे हैं, आपके किंगफिशर के हैं, एयरलाइंस के हैं, जो आपके माल्या साहब हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपका जो रिफॉर्म्स लाया गया है, तो इसके वजह से भी क्या है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, वो तो ओवर टाइम ही होगा, ठीक है। तो ये सब जो जीएसटी जो चेंजेस आया, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को एक शक्ति मिल रही है कि वो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स कट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गेम चेंजर एज इट वुड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो देखिए जैसे कि अभी हमारा जो बजट था तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी कट किया गया, वो कम किया गया, ठीक है। आई थिंक इट वाज समवट अराउंड 30%, और अभी शायद वो घटा के शायद आई थिंक 25 और 27 ऐसा कुछ किया है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स कट है ये भी जो है एक गेम चेंजर एक्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है कि जितने छोटे छोटे बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो मास स्केल पे कुछ कर नहीं पाते हैं, वो छोटे लेवल पे ही करते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो वही आपके इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका स्पेंडिंग बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। वो लैक्स करोड़ बिलियंस में, वो मिलियंस एंड बिलियंस में उनका डील होता है, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द बिजनेसमैन, ओके, टू attract new investment, okay, avenues. Next, it is said that 100% FDI in manufacturing, relaxing sourcing norms for single brand retail, and introduction of new refund mechanism for export suggests government is focused on making India an investment favorite destination for all those companies, those which rely on global supply chains, ठीक है। तो और क्या क्या बताया गया है कि 100% मैन्युफैक्चरिंग में FDI आ गया, ठीक है, और जो रिलैक्सिंग सोर्सिंग नॉर्म्स फॉर सिंगल ब्रांड रिटेल, ठीक है। तो सिंगल ब्रांड रिटेल के बारे में तो हम 2012-13 से ही हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अभी कुछ हुआ नहीं है खास, ठीक है। बट अभी जो सिंगल ब्रांड रिटेल पे हम देखने को मिल रहा है कि कुछ सोर्सिंग नॉर्म्स जो है उसमें रिलैक्स किया गया, तो जिसकी वजह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट के आप पे जो एवेन्यूज है वो और बढ़ेंगे, ठीक है। एंड द न्यू रिफंड मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अगर, ठीक है, एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, ठीक है। अगर कोई भी इकोनॉमी में अगर एक्सपोर्ट अगर 10% अगर आपका कंसिस्ट करता है तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, ओके, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट पे अगर हमको ध्यान देना है तो उसके जो मैकेनिज्म है, उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो न्यू रिफंड मैकेनिज्म जो लाया गया है, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स कपल्ड टुगेदर विल बी फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल दोस कंपनीज विच रिलाई ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी आपका इंडिया में तभी आएगा जब उसको देखने को मिलेगा कि हाँ, आपका जो सप्लाई चेन जो है आपका अच्छा से बिल्ड है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तभी वो आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। नहीं तो वो आपके यहाँ क्यों ही आएगा, वो देखेगा कि हमेशा आपका तालिबान जैसा हमेशा दहशतगर्द रहे, घूमते रहेगा रोड पे, तो कोई कंपनी थोड़ी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा क्या, आपको एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोल्ड स्टोरेजेस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंपनी के आने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑल दिस थिंग्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड, दीज आर फोकसिंग ऑन making India an investment favorite destination, okay, for the global companies, okay. Next, it is said MNCs are looking at developing their manufacturing facilities or supply chain units in India, okay, which could boost India's export, okay। तो जैसे कि हम आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत सारे हमेशा क्या हो रहा है कि जो स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी क्या कर रहे हैं, एमएनसी जो है वो दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। जैसे कि टेस्ला भी आने की बात किया था, ठीक है, और पता नहीं बैंगलोर में आएगा नहीं आएगा क्या होगा, वो तो एक अलग चीज है, ठीक है।
बट ठीक है, टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और अगर वो आती है तो उसके वजह से भी बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, अगर वहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट चालू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका लैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपका जो लैंड अगर आप वहाँ पे मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अगल बगल का लैंड का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तक का सुधर जाएगा, क्योंकि उसको सप्लाई चेन की भी अच्छी जरूरत पड़ेगी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसको लेबर कहाँ से सोर्स करेगा, वो लोकल बेस पे ही लेबर्स को सोर्स करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्टेप लेने से क्या होता है, एक रिपल इफेक्ट बनता है, ठीक है, और ये जो रिपल इफेक्ट है वो उसकी वजह से सब इंडिया में सबको फायदा होगा, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स would improve demand for land labor which would then drive consumption led demand, setting the virtuous cycle of consumption and demand on roll. ओके, तो मैंने जो आपको भी समझाया कि एक अगर प्लांट अगर वहां पे सेटअप होता है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपका रोड बन जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, आपका सप्लाई चेन अच्छा हो जाता है, ठीक है, आपका लेबर आपको मिलता है, आपका लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होता है, ये सब एक रिपल इफेक्ट के तौर पर ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंजम्पशन होगा और उसके बाद फिर डिमांड भी आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो हमें इस पैराग्राफ में तो समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करोगे जिसकी वजह से इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्या है, measures taken by the government to rectify leakages of the economy in its first term. The government in its second term is an override to ensure that economic growth engine keeps accelerating. Okay. तो क्या बताया जा रहा है कि देखिए जो फर्स्ट टर्म जो आया था 2014 में जो आया था इस गवर्नमेंट का, तो उस टर्म में इन्होंने क्या करने का कोशिश किया, उस समय उन्होंने जहां जहां पे लीकेजेस हो रहे थे, ठीक है, जैसे कि पैसा का आपका क्या हो रहा था, जो लोग क्या कर रहे थे, बाहर देश में भेज दे रहे थे, वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे थे, ठीक है, और क्या हो रहा था, बहुत सारा जो आपका सिस्टम था उसमें लीकेजेस था, जैसे कि आपका क्या था कि लोग बैंक में पैसा नहीं डिपॉजिट करते थे, और अगर कहीं से पैसा ट्रांसफर भी करते थे तो उसका कोई अता पता नहीं चल पाता था कि हाँ ये किस वजह से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो जो डिमोनिटाइजेशन आया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे जो चेंजेस आए, ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस लाए गए थे वो किस लिए लाए गए थे, सो डैट दे कैन प्लग द लीकेजेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो जहां जहां से भी पैसा इधर उधर निकल रहा था, 2 नंबर का पैसा, ठीक है, तो उसको बंद करने का कोशिश किया गया ताकि, और ये बंद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में अगर पैसा रहेगा, अगर वो रोटेट होगा, तभी आपका जो ग्रोथ है इंजन जो है वो अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में इन्होंने ये करने की कोशिश किया, और सेकंड टर्म में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज एन ओवरराइड टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन कीप्स एक्सेलरेटिंग, ठीक है, ठीक है, हमने तो गाड़ी को तो सही कर दिया है, ठीक है, मगर अब हमें क्या करना है, उस गाड़ी को हमें तेल भराना है और उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो वही कहने का मतलब है, ठीक है। सो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, ठीक है, ये सेशन आपको मेरा पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश किया है कि सारे डिटेल्स को मैं इसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं आपके सामने रख पाऊँ, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ more better way. Okay, so I guess this will be helpful for you in your ECGC PO examination. So all the best for your examination. Okay, and that's all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.